के पन्ने पलटे। इस बीच एक बड़ी खबर है, संजय सिंह के घर पर ईडी की रेड इस वक्त चल रही है। संजय सिंह के घर पर ईडी की टीम मौजूद है। आप सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी का छापा नॉर्थ एवेन्यू वाले सरकारी आवास पर ईडी की टीम पहुंची और जो जानकारी है वो ये कि सुबह 7 बजे से आम आदमी पार्टी के सांसद के घर पर ये एक्शन चल रहा है। 1 घंटे हो चुका और अभी भी टीम वहां पर मौजूद है और जो जानकारी निकलकर अभी तक सामने आई है वो ये कि आबकारी घोटाला, जिस तरीके से इस पूरे मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया गया, एक लंबी पूछताछ हुई और जितने लोगों को इस पूरे मामले में आरोपी बनाया गया उनसे पूछताछ के बाद संजय सिंह की भूमिका को लेकर सवाल उठने लगे और इसके बाद ईडी की टीम इस वक्त उनके आवास पर पहुंची है। केशव झा हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। केशव, अभी तक क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, क्योंकि 1 घंटे हो चुके हैं, ईडी की टीम अभी भी वहां पर तहकीकात कर रही है। केशव, आपको आवाज मिल रही है? केशव, अगर आप सुन पा रहे हैं तो सवाल यही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास के बाहर ही मौजूद हूं और आप यहां पर देख सकते हैं जो ईडी की टीम है लगातार सुबह से ही यहां पर छानबीन कर रही है और यहां पे जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो भी अपने सरकारी आवास के अंदर ही मौजूद हैं और विजुअल में साफ तौर से आप देख सकते हैं कि ईडी की टीम अपने साथ पैरामिलिट्री फोर्स के जवान को भी लेकर पहुंची है सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और यहाँ पर आज सुबह तकरीबन 7 बजे से ही जो ईडी की टीम है वो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर पहुंचकर लगातार जांच कर रही है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली के नए शराब नीति घोटाले में पहले से जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया वो ईडी के गिरफ्त में है और उस जांच के दौरान ही जो कई गवाह थे उन्होंने आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का नाम लिया था, जिसके बाद ईडी ने इससे पहले संजय सिंह के जो करीबी हैं ड्राइवर और उनके ऑफिस के जो स्टाफ है उनके घर पे ईडी ने रेड किया था। और इस बार जो ईडी की टीम है वो डायरेक्ट जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है संजय सिंह के आवास पर पहुंची है सुबह और अभी भी सुबह तकरीबन 7 बजे से ही ये जो ईडी का रेड है वो चल रही है और इस वक्त जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं वो भी अपने आवास के अंदर ही मौजूद हैं। ये तस्वीरें अभी मैं आपको जो नॉर्थ एवेन्यू है जो कि संजय सिंह के बतौर राज्यसभा सांसद सरकारी आवास अलॉट किया गया वहां पर ईडी की टीम पहुंची है और यहीं पर अभी भी जो ईडी की टीम है वो छानबीन कर रही है। ठीक है केशव, बहुत ही शुक्रिया। सबसे पहले भारत 24 पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, संजय सिंह के आवास पर इस वक्त ईडी की रेड जारी है। दूसरी बारी मौका, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार की राह पर हैं नवीन पटनायक। बिहार के बाद अब ओडिशा में जाति जनगणना की तैयारी, ओडिशा सरकार सर्वे रिपोर्ट कर सकती है जारी, ओबीसी को लेकर जारी कर सकती है रिपोर्ट। देखिए ओबीसी राजनीति में कितने जरूरी हो चुके हैं, इसकी बानगी पहले आपने बिहार में देखी और अब ओडिशा सरकार भी सर्वे रिपोर्ट जारी कर सकती है। नीतीश कुमार की राह पर नवीन पटनायक भी निकल चुके हैं। इससे पहले जब नीतीश कुमार ने कहा कि इससे हालात और बेहतर होंगे, दूसरी तरफ नवीन पटनायक भी अब उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के बाद अब ओडिशा में भी होगी जाति जनगणना, ओडिशा सरकार सर्वे रिपोर्ट जारी कर सकती है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे। देखिए इससे पहले देश भर में जातिगत जनगणना की मांग की जा रही थी विपक्षी पार्टियों की ओर से और धीरे धीरे कर एक राज्य में जहां जहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है, उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरफ कदम बढ़ता नजर आएगा और ये पहला कदम आप देखिए, ओडिशा सरकार भी सर्वे रिपोर्ट जारी कर सकती है, ओबीसी को लेकर रिपोर्ट जारी कर सकती है। नवीन पटनायक नीतीश कुमार की राह पर निकल चुके हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। आपको ये भी बताते चले कि कर्नाटक सरकार ने भी दरअसल जातीय सर्वेक्षण करवाया, हालांकि रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। झारखंड में भी ऐसा करवाने की बात चल रही है और इस बीच की ओडिशा सरकार भी इसको लेकर के आगे बढ़ सकती है, ओबीसी को लेकर रिपोर्ट जारी कर सकती है। आयुष साहब, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आज मोनू मानेसर के समर्थन में पंचायत होनी है। गुरुग्राम में मोनू मानेसर के समर्थन में पंचायत का आयोजन होगा। देखिए विश्व हिंदू परिषद के नेता इस पंचायत में शामिल होंगे, इसके अलावा बजरंग दल के नेता भी पंचायत में शामिल होंगे। देखिए पूरा मामला जैसे कि सामने आया था उसके बाद में मोनू मानेसर का मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा था। शुरुआत में आपको याद होगा कि किस तरह से लगातार प्रदर्शन भी जा रहा था। ऐसे में देखिए अब अगर अपडेट की बात की जाए तो आज मोनू मानेसर के समर्थन में पंचायत होनी है और विश्व हिंदू परिषद के नेता भी इस पंचायत में शामिल होंगे। और दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर है कि कल एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है। एनआईए करेगी एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का आयोजन। एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे और जो कदम अभी तक एनआईए की तरफ से उठाए गए हैं इसको लेकर के भी यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा होगी और आने वाले वक्त में क्या कुछ रोड मैप होगा एंटी टेरर को लेकर के, इस पर भी एक कार्य योजना बनेगी। कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने वाला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान मौजूद रहेंगे। एनआईए दरअसल इसका आयोजन कर रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और कल व्यापक स्तर पर इस पर चर्चा की जाएगी। इस बीच महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, सियासी हलचल महाराष्ट्र में। गृह मंत्री अमित शाह से मिले हैं शिंदे फडणवीस, महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार, राज्य के हालात पर चर्चा। अजीत पवार की नाराजगी की भी खबर है। शिंदे गुट के स्पीकर के सामने सुनवाई है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को दिया है 2 हफ्ते का वक्त। यह बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में चीजें बड़ी अनस्टेबल नजर आती हैं। बार बार कुछ ना कुछ ऐसे बड़े घटनाक्रम हो रहे जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत पिछले कुछ दिनों से लगातार चर्चाओं में है। महाराष्ट्र की सियासत में फिर से हलचल, महाराष्ट्र को लेकर ये बड़ी हलचल है। कैबिनेट बैठक में शामिल नहीं हुए अजीत पवार, घर पर मंत्रियों और एमएलए के साथ बैठक की। दिल्ली में शिंदे फडणवीस शाह की मुलाकात, अमित शाह के आवास पर यह बैठक हुई। शिंदे और फडणवीस मीटिंग में मौजूद। तो ये बड़ी जानकारी, और देखिए महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी हलचल है क्योंकि जानकारी ये मिली कि अजीत पवार की नाराजगी चल रही है। जरा सोचिए, शरद पवार को छोड़कर अजीत पवार इस गठबंधन में शामिल होते हैं, उप मुख्यमंत्री का पद लेते हैं, उसके बाद अभी जानकारी है कि उनकी नाराजगी है और इस बीच शायद तालमेल बिठाने की कोशिश की जा रही है। यही वजह रही कि गृहमंत्री अमित शाह बैठक में मौजूद रहे और दोनों के साथ में गृहमंत्री अमित शाह की ये बैठक। आयुषी, देखिए इसी के साथ में अगली खबर का रुख करेंगे। जाति आधारित गणना पर केंद्रीय मंत्री की बड़ी टिप्पणी अब सामने आ चुकी है। अनुप्रिया पटेल ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताते हैं। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि ये समय की मांग, अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है। संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है। हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और ये समय की मांग है। तमाम बातें देखिए उनके द्वारा कही गई है। जब मीडिया से वो बातचीत कर रही थी, इस दौरान उन्होंने बात कही है। और अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान का चुनाव मोदी वर्सेस गहलोत। मोदी 150 सीटों के 3 करोड़ 80 लाख वोटर्स तक पहुंचे। गहलोत अब 3000 किलोमीटर के सफर पर हैं। पीएम मोदी ने हर जनसभा से 23 से 58 सीट के वोटर्स को साधा है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो 9 दिन में 20 जिलों की जनता से वो संवाद करने वाले, और बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पीएम मोदी ने इस बात का जिक्र कर दिया है कि हम जो चुनाव लड़ेंगे वो कमल के चेहरे पर ही लड़ेंगे, कमल के निशान पर ही लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से बैक टू बैक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हो रहा है, वैसे में ऐसा लगता है कि राजस्थान की जो 200 विधानसभा की सीटें हैं, यहाँ पर मुकाबला बीजेपी की तरफ से मोदी और कांग्रेस की तरफ से गहलोत, यानी कि मोदी वर्सेस गहलोत है, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग जनसभाओं के जरिए तमाम वोटर्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं गहलोत अब 3000 किलोमीटर के सफर पर रहेंगे। मोदी ने हर जनसभा से 23 से 58 सीट के वोटर्स को साधने का काम किया। गहलोत की बात करें तो उनका जो रोड मैप है वो ये कि 9 दिन से वो 20 जगहों पर पहुंचेंगे, वहां की जनता से संवाद करेंगे। लेकिन कितना फायदा होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। दोनों तरफ से तैयारी है, कुछ महीने का वक्त अब शेष, और उसके बाद पता चल जाएगा आम जनता किसको अपने मन में और किसको अपने दिल में जगह दे रही है। पूजा, देखिए जाहिर सी बात है, राजस्थान में भी चुनाव है। ऐसे में मोदी 150 सीटों के लगभग 3.8 यानी लगभग ये मान लीजिए कि 4.25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के साथ में जुड़ रहे हैं। मोदी ने हर जनसभा में 23 से 58 सीट के वोटर्स को साधने की कोशिश की है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते के अंदर ही 2 दौरे प्रधानमंत्री मोदी के होते हैं और जब राजस्थान में जाते हैं तो पीएम मोदी साफ साफ कहते हैं कि चेहरा सिर्फ कमल है, यानी कमल के निशान पर ही फोकस करना है। इसके अलावा वहां पर मुख्यमंत्री का दावेदार कौन होगा, कौन चेहरा होगा, किसके नाम पर वोट पड़ेंगे, नहीं, चेहरा सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राजस्थान की पॉलिटिक्स को लेकर बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। पीएम मोदी का वहां बार बार पहुंचना ये बता रहा है कि राजस्थान के अंदर जो रण है वो कितना भीषण है। और अब हम बात करते हैं लैंड फॉर जॉब की। लालू परिवार की आज पेशी है और ऐसे के अंदर देखिए लालू परिवार की मुश्किलें अब और भी ज्यादा बढ़ सकती है समझा जा रहा है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज पेशी होनी है। लैंड फॉर जॉब स्कैम में ये पेशी होगी। लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव उसमें पेश होंगे। ऐसे में देखिए लालू राबड़ी और तेजस्वी समझा जा रहा है कि दिल्ली पहुंचे हैं और आज उनकी राउज एवेन्यू कोर्ट के अंदर पेशी होनी है, क्योंकि प्रिया याद होगा जब ये मामला सामने आया था उसके बाद में भी धीरे धीरे उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थी और ऐसे में देखिए जब आज उनकी पेशी होगी तब क्या कुछ फैसला निकल कर आता है, इस पर अब निगाहें लगातार बनी रहेंगी। बिल्कुल, आज लालू परिवार की पेशी होने वाली है, क्या निकलकर सामने आता है उस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन आगे बढ़ते हैं, अब बात उस खबर की जिसने काफी सुर्खियां बटोरी है। हम बात कर रहे हैं न्यूज क्लिक की। और देखिए कल देश के अलग अलग हिस्सों में कार्रवाई चली है। द इंडियन एक्सप्रेस इस वक्त मेरे हाथ में और यहाँ पर फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह दी गई है। यहाँ पर लिखा है फाउंडर एडिटर अमंग 2 हेल्ड अंडर UAPA 46 क्वेश्चन इन क्रैकडाउन ऑन न्यूज पोर्टल। न्यूज क्लिक का ये पूरा मामला और विदेशी फंडिंग को लेकर के जिस तरीके से पूरी कार्रवाई हुई है, न्यूज क्लिक के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। चीन से अवैध फंडिंग मामले में कार्रवाई हुई। इससे पहले आपको याद होगा कि संसद के भीतर भी यह मुद्दा उठा था जब बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने एक रिपोर्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने रखी थी। अब इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। न्यूज क्लिक के फाउंडर समेत 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। दोनों आरोपियों की आज पटियाला कोर्ट में पेशी होने वाली। उसके बाद देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है। और हर अखबार के फ्रंट पेज पर इस खबर को जगह मिली है, चाहे हिंदुस्तान हो, मेरे पास पंजाब केसरी, अमर उजाला, सभी में न्यूज पोर्टल का दफ्तर सील, प्रधान संपादक सहित 2 गिरफ्तार, लगभग यही हेडलाइन हर पेपर में नजर आ रही है। इस बीच देखिए दिल्ली में टीएमसी का प्रदर्शन, कृषि भवन के सामने ये प्रदर्शन किया।
टीएमसी नेताओं ने जोरदार हंगामा किया, कई नेताओं को हिरासत में भी इसी कारण से लिया गया। मनरेगा फंड को लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए लगातार टीएमसी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, इसी को लेकर मुलाकात के लिए पहुंचते हैं मंत्री से। वहां पर कहा जाता है कि मंत्री ने मिलने का वक्त नहीं दिया। मंत्री कहती है कि मैं तो आपका इंतजार करती रही, लेकिन आप ही गुमराह कर रहे थे। अब ये पूरा विवाद मनरेगा फंड को लेकर है। मनरेगा फंड को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, कृषि भवन के सामने ये प्रदर्शन किया जा रहा था। जानकारी ये है कि अब टीएमसी के जो कई नेता उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, कई नेताओं को हिरासत में लिया गया है। आयुषी, और बिल्कुल देखिए, जिस तरह से ममता बनर्जी का भी कहना था कि केंद्र सरकार जो है भेदभाव कर रही है और इसी को लेकर के प्रदर्शन फिलहाल जारी है। अब बात करते हैं, देखिए कारगिल हिल काउंसिल के लिए मतदान है आज। 26 सीट पर 85 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होना है। 95,000 मतदाता वोट करने वाले हैं। इसके अलावा 278 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, 114 अति संवेदनशील। ऐसे में देखिए आज की अगर बात की जाए, बीजेपी, एनसी और कांग्रेस के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिलने वाली है। सुबह से देखिए लोगों की कतारें लगातार जारी है, क्योंकि आज का वो दिन है, आज का वो महत्वपूर्ण है जबकि फैसला होगा कि इन 3 पार्टियों के अंदर से कौन सी वो पार्टी होगी क्योंकि जीत दर्ज करेगी। 26 सीट पर 85 उम्मीदवारों के भाग्य का आज फैसला होने वाला है, जिसके अंदर देखिए आंकड़ों की अगर बात की जाए मतदाताओं के, तो 95,000 मतदाता आज वोट डालने वाले हैं और इसी को लेकर सुबह से कतारें देखने को मिल रही है और साथ ही साथ में पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था भी प्रिया देखने को मिल रही है। बिल्कुल, अब रुख करेंगे दूसरी खबर का। आईएसआईएस की 26/11 जैसी साजिश। जी हाँ, तमाम न्यूज़पेपर्स में ये खबर छाई हुई है। दिल्ली से दरअसल 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था और पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये कि 26/11 जैसे हमले की ये लोग साजिश रच रहे थे। कई जगहों पर बम धमाके की योजना थी, प्लानिंग थी। निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर था और इसके अलावा कई हिंदूवादी नेताओं को इन्होंने टारगेट किया था। लेकिन उससे पहले ही पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता हासिल हुई और सबसे बड़ी बात है कि जो तीनों आतंकी हैं वो यहाँ पर इंजीनियर्स बताए जा रहे हैं, जो कि प्लानिंग प्लॉटिंग में लगे हुए थे। और जब पूछताछ उनसे होती है, क्योंकि मुंबई में जिस तरीके से हमने हमला देखा था पूजा, और हर किसी के जहन में और उस लम्हे को हम याद भी करते हैं तो वहाँ रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई लोग हैं जिन्होंने अपने अपनों को खो दिया। अब ये जो 3 आतंकियों को दबोचा गया है, इन तीनों आतंकी से एक खुलासा होता है कि एक बार फिर से बड़े जख्म देने की तैयारी में थे, लेकिन बड़ी सफलता इससे पहले हासिल हुई है सुरक्षा बलों और ये तमाम टीमों को। देखिए जाहिर सी बात है, जब आप 26/11 की बात करते हैं तो आज भी रूह कांप जाती है 26/11 के उस पूरे मंजर को याद करके। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से ऐसी ही प्लानिंग की जा रही थी। राम मंदिर भी टारगेट पे था और जो कई नेता हैं वो भी टारगेट पे थे लगातार। और ये जाहिर सी बात है एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि देश को ये जो एक बार फिर से दर्द झेलना था, वो पहले ही देश सचेत हुआ, सजग हुआ और आखिरकार देश में होने वाली ये जो तमाम तस्वीरें थी वो थम गई। इस बीच इस बीच बात नूह हिंसा की करेंगे। नूह हिंसा मामले में मामन खान को की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन अब बात यह है कि मामन की जो जमानत है वो मिल चुकी है और अंतरिम जमानत मिली है। कांग्रेस एमएलए मामन खान को उनके बयान को लेकर, उनके भाषण को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई थी। उनके ऊपर उकसाने के आरोप थे। जेल से बाहर आ चुके हैं कांग्रेस के विधायक। 15 दिन बाद मामन खान की रिहाई हुई है। और देखिए एक तरफ जहां मामन खान की रिहाई, तो दूसरी तरफ मोनू मानेसर को लेकर वहां पंचायत होनी है। नूह हिंसा भी बेहद दर्दनाक जख्म है जो कभी मुझे लगता है कि कम नहीं होने वाला। जो दंश वहां नूह की जनता ने, जो वहां पर पहुंची जनता ने झेला है, वो शायद उनकी जिंदगी से कभी ही दूर हो पाए। इस बीच लगातार हम देख रहे हैं कि ये मामला सुर्खियों में भी रहा और आखिरकार इसको लेकर एक्शन भी जारी है। और ये तस्वीरें गोरखपुर की हैं, जहां पर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। हर बार जब भी गोरखपुर के दौरे पर जाते हैं, जनता दरबार लगाते हैं, यहाँ पर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी जनता के बीच में हैं। और यहाँ पर देखिए जनता दरबार उन्होंने लगाए। महिलाओं की यहाँ कतार आप देखिए किस तरीके से अपने अपने अब जो काम है या अपनी अपनी जो उनकी समस्या उनको लेकर यहाँ मुख्यमंत्री के समक्ष वो बैठी हुई हैं। और देखिए वहाँ पर अलग अलग कतारें बनाई जाती हैं सिस्टमैटिक वे में। यहाँ पर भी आप देखिए पहले महिलाओं की तरफ मुख्यमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, उनके जो जो समस्याएं हैं उनका कागज को ले रहे हैं, संबंधित अधिकारी को दे रहे हैं ताकि उनकी समस्या का समाधान हो। तो ये हर बार का उनका कार्यक्रम रहता है जब वो गोरखपुर जाते हैं। और इस बीच बड़ी खबर, वोट के बदले नोट से जुड़ा ये पूरा मामला। वोट के बदले नोट मामले की सुनवाई आज होने वाली है। सर्वोच्च अदालत में मामले की सुनवाई होगी। 7 जजेस की संविधान पीठ है जो कि इस पूरे मामले में सुनवाई करेगी। सीता सोरेंग की याचिका पर सुनवाई होगी। 1998 के आदेश पर संविधान पीठ विचार करने वाली है। देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा क्योंकि इस पूरे मसले पर हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग बिंदु निकलकर सामने आए, लेकिन आज सर्वोच्च अदालत का क्या रुख होता है वो देखना बेहद ज़्यादा खास।